हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट था, एंड दैट पॉइंट इज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आज हमारा पूरा का पूरा जो फोकस रहने वाला है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे रहने वाला है, और हम लोग आज इस चीज़ को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो मैं कहूँगा कि इस लेक्चर को आप पूरा का पूरा कंप्लीटली अच्छे से देखना, सो दैट कि इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी वो 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो दो वर्ड से बना है। पहला ट्राइगोन और दूसरा मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब आप समझ सकते हो 3 साइड्स, और या फिर आप कह सकते हो एंगल्स। और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 साइड या फिर एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा उसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको पता है पहले से कि जो 3 साइड या फिर 3 एंगल्स किस में होता है, तो ट्रायंगल्स में होता है। विच मीन्स दैट कि जो ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअली स्टडी ऑफ ट्रायंगल है ना। तो जब हम ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंगल्स साइड्स के बीच में रिलेशंस के हेल्प से जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ओके। अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमारा आता है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल, हम एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखेंगे कि द मेजर ऑफ एन एंगल is the amount of rotation, from initial side to final side या to terminal side, जैसे सपोज करो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक इनिशियल साइड है, मतलब कोई रिवॉल्विंग रे इस सिचुएशन में है। रिवॉल्विंग रे होगा, रिवॉल्विंग रे मतलब कि ये हमारा एक अभी रिवॉल्विंग रे इस पोजीशन में है। अब ये रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करा और रिवॉल्व करके यहाँ पहुँच गया, मतलब ये रिवॉल्व करते करते इस तरह से रिवॉल्व करा और रिवॉल्व करते 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 इस सिचुएशन में आ गया। तो जब ये रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करके इस सिचुएशन में आया, इस तरह से रिवॉल्व करा है, तो जहाँ से रिवॉल्व करा है दैट इज नोन एज इनिशियल साइड। जहाँ को गया और रुक गया दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन मूव करा है, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। अब मान लो थीटा रिवॉल्व करा है तो थीटा इज नोन एज मेजर ऑफ एन एंगल। इस एंगल का मेजर जो होगा दैट विल बी थीटा। ठीक है। अब इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि मान लो कि ये हमारे पास इनिशियल साइड है और ये हमारा हो गया यहाँ पर फाइनल साइड है या टर्मिनल साइड है। अब ये रिवॉल्व करा है, थीटा से रिवॉल्व करा है, और ये रिवॉल्व जो करा है वो देखो कौन सा डायरेक्शन में मूव करा है, घड़ी का दिशा में रिवॉल्व करा है या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब ये अपोजिट दिशा में रिवॉल्व करा है।
है ना, अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करा है। तो जब कोई रे अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा तो उस टाइम पर एंगल जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर ये जो थीटा एंगल होगा दैट विल बी पॉजिटिव कंसीडर होगा। लेकिन अगर यही रिवॉल्विंग रे, मान लो ये इनिशियल साइड है और ये हमारा रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करके इस तरह से आया और यहाँ पर घड़ी के दिशा में रिवॉल्व करा है, तो उस टाइम पर हमारा नेगेटिव एंगल कंसीडर होगा। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है, इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल is considered as positive or negative according as anti-clockwise और क्लॉकवाइज। जैसे मैंने एक एग्जांपल में दिया कि आप 45 डिग्री का एंगल बनाओ, तो इस बात का मतलब 45 डिग्री कैसा एंगल है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पॉजिटिव है। मतलब हमारा रिवॉल्विंग रे इधर होगा, ये मतलब ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा इनिशियल साइड है और ये हमारा रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करके इधर इस तरह से रिवॉल्व करा और ये एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करा, तो ये जो हमारा एंगल होगा दैट विल बी 45 डिग्री। यहाँ पर देखो 45 डिग्री पॉजिटिव है, इसलिए हमने जो हमारा रोटेशन हुआ है वो काउंटर क्लॉकवाइज में हुआ है, मीन्स हमने एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करवाया है। लेकिन अगर हमने कहा होता कि -45 डिग्री बनाओ, अगर मैंने कहा होता कि -45 डिग्री बनाओ, तो इस बात का मतलब है कि ये हमारे पास इनिशियल साइड है और ये हमारे पास टर्मिनल साइड है और ये रिवॉल्व इस तरह से किया है, तो दैट विल बी -45 डिग्री। तो हमने इधर से रोटेट कराया है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि एंगल पॉजिटिव तब होगा जब हम रिवॉल्व कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल हमारा निगेटिव होगा जब हम रिवॉल्विंग रे को रिवॉल्व कराएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कराया है, और अगर हमारा एंगल निगेटिव है मतलब क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कराया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री के लिए अगर मैं कहूँ तो आप खुद से बना लेना। ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है और ये रिवॉल्व इस तरह से करा है 30 डिग्री पे, ठीक है। और अगर यही चीज़ -30 डिग्री कहा जाता तो मतलब ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है, ये इस तरह से रिवॉल्व करा है। आई होप ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि हम एंगल को कैसे मेज़र कर सकते हैं, कितने तरह के सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल को मेज़र करने के लिए कितने तरह के सिस्टम हैं। तो एक तो डिग्री तुम समझ ही रहे हो, डिग्री में भी एंगल को हम मेज़र करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम यूज़ करते हैं इसे हम अभी तक। बी नंबर सेंटेसिमल सिस्टम, आउटडेटेड है, कोई यूज़ नहीं करते हैं इस सब चीज़ का। इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और तीसरा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड रेडियन मेजर। बहुत यूज़ करते हैं। तो वन बाई वन हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहला रेडियन मेजर, सॉरी सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सबसे पहले
सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल है, उसे हम 90 डिग्री के इक्वल करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल जो होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब एक एक डिग्री अगर 90 बार जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री अगर हमने 90 बार ऐड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड वन राइट एंगल। उसी को कहते हैं हम लोग वन राइट एंगल। और हम लोग एक डिग्री को 60 मिनट्स कहते हैं, 60 मिनट्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 60 के ऊपर ऐसे एक बार लाइन डाल देने का मतलब हो गया कि मैंने मिनट्स लिखा है। मतलब जब हम 60 मिनट होता है, जब 60 मिनट्स हो जाते हैं, तब हम एक डिग्री कहते हैं। मतलब एक घंटा में एक डिग्री बनता है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब जब एक एक मिनट 60 बार ऐड हो गया है, तब हम कहते हैं एक डिग्री। और ऐसे ऐसे एक डिग्री अगर 90 बार ऐड हो गया है, दैट इज कॉल्ड वन राइट एंगल। और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 60 के ऊपर ऐसे 2 बार लाइन मार दी है। अगर हमने 2 बार लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड 60 सेकेंड। और अगर एक एक सेकेंड अगर 60 टाइम्स ऐड हो गया तो 1 मिनट। और एक एक मिनट अगर 60 बार ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और अगर एक एक डिग्री अगर 90 बार हमने ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड वन राइट एंगल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आते हैं हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम पे। सेंटेसिमल सिस्टम आउटडेटेड। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल होते हैं। मतलब एक एक ग्रेड अगर 100 बार हमने ऐड कर दिया तो उसको हम कहेंगे 100 ग्रेड्स का है। मतलब एक एक ग्रेड अगर मैंने 100 बार ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड वन राइट एंगल। ग्रेड एक यूनिट है, जैसे डिग्री एक यूनिट है, लाइकवाइज ग्रेड भी एक यूनिट ही है। अब अगर मैं बात करूं, एक ग्रेड जो है वो 100 मिनट्स के इक्वल होते हैं। मतलब एक एक मिनट अगर 100 बार ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड वन ग्रेड, उसी को ग्रेड कहा हमने। और एक मिनट जो है वो 100 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है, लेकिन सेंटेसिमल सिस्टम में एक मिनट 100 सेकेंड्स के इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो सेंटेसिमल सिस्टम में ये 3 बातें होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो हमारे लिए है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में क्या होता है, रेडियन मेजर में क्या होता है कि वन रेडियन, इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं, वन के ऊपर ऐसे सी लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड वन रेडियन। लिखने का एक तरीका है, इज एन एंगल मेड बाय एन आर्क whose length equal to the radius of a circle, whose length equal to the radius of a circle at the center। ठीक है, is an angle made by an arc whose length equal to the radius of a circle at the center of a circle। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ये समझना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि तुम्हारे पास एक सर्कल है और
ये सर्कल का मान लो सर्कल का रेडियस r है, और ये जो तुम आर्क देख रहे हो, ये जो आर्क देख रहे हो, ये जो हिस्सा, ये वाला सरकमफेरेंस का जो ये पार्ट जो तुम देख रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्क। ये जो हिस्सा देख रहे हो ये दैट इज कॉल्ड आर्क। ये आर्क का लेंथ भी r ही है, मतलब जो आर्क का लेंथ है वही रेडियस का लेंथ है, मतलब ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ तीनों लेंथ बराबर है। तो ये जो आर्क लेंथ है, इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसी को हमने कहा है 1 रेडियन कहा है। तो 1 रेडियन हम कब कहेंगे, जब आर्क का लेंथ और सर्कल का रेडियस दोनों सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये सर्कल है और मान लो सर्कल का रेडियस 5 है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, और मान लो ये जो आर्क देख रहे हो, इस आर्क का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। तो देख सकते हो जो सर्कल का आर्क का लेंथ है और वही रेडियस का लेंथ है, तो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसी को 1 रेडियन हमने कहा है। अब बार बार 1 के ऊपर सी लगाना मतलब मेरे लिए बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो जब भी 1 लिखा रहे, 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, ये सब रेडियन फॉर्म में ही है। ठीक है, ये सब किस फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में ही है अल्टीमेटली। तो याद रखेंगे 1c को हम लोग 1 से भी डिनोट करते हैं। अब इस चीज़ को समझो, इस बात को नोट, कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस r है, और मान लो इस आर्क का लेंथ l है, और मान लो सेंटर पर एंगल थीटा बनाया गया है, तो ये थीटा निकालने का फॉर्मूला दैट हो जाता है थीटा इक्वल्स टू l/r, जहाँ पर थीटा जो है वे थीटा इज इन रेडियन फॉर्म, वे थीटा इज इन रेडियन फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि ये सर्कल है और मान लो सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा कि ये 10 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और मैंने पूछा कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली तुमने कहा थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, l/r। तो l की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2, तो थीटा इक्वल्स टू 2 आया। तो ये 2 रेडियन है, एक्चुअली 2 है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रेडियन हो जाएगी। थीटा रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर ये सर्कल का रेडियस 5 है और ये अगर टोटल 10 है, तो इसको आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आधा डिवाइड कर देंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, इधर का भी 5 हो जाएगा। अब खुद से सोच के देखो कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्योंकि रेडियस है और आर्क लेंथ भी 5 है, तो ये 1 रेडियन है। ऐसे ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी आर्क लेंथ 5 है, ये भी 1 रेडियन है। तो टोटल कितना हो गया, 2 रेडियन, 1 + 1 2 रेडियन। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला से निकाल दिया, यहाँ पर हमने विजुलाइज कर लिया चीज़ों को। ठीक है, अब रिलेशन, एक हमारा छोटा सा पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। अब जैसे तुम समझो कि मान लो कि ये सर्कल है, मान लो कि ये सर्कल है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास डायमीटर है। ठीक है, ये मान लो AB है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और अगर मैं तुमसे पूछूं ये आर्क लेंथ कितना होगा, ये वाला आर्क लेंथ, मतलब ये सेमी पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 2πr टोटल होता है, तो आधा कितना हो गया, आधा πr हो गया। और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल डिग्री में बताना,
तो 180 डिग्री है ये, ठीक है। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, L/R। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 180 डिग्री। L की वैल्यू कितनी है, πr, क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्क लेंथ ये है। इसको मैंने कहा इस एंगल के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया गया है वो तो कितना बनाया गया, 180 डिग्री। तो मैंने थीटा के जगह पर 180 डिग्री ले लिया, ठीक है। और L/R, पाई, L का काम, आर्क लेंथ तो πr दिया है, और रेडियस तुम्हारे पास पहले से पता है, रेडियस r माना है हमने, तो r से r कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये पाई नहीं है बल्कि ये पाई रेडियन है, क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन फॉर्म में होता है। तो थीटा इक्वल्स टू L/R, तो जो πr/r कैंसिल, r से r जो कैंसिल हुआ है, तो पाई जो है वो 22/7 नहीं है, यहाँ तो पाई जो आया है वो रेडियन फॉर्म में आया है। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि पाई रेडियन कितने के इक्वल होता है, तो हमसे कोई कहे कि पाई रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो क्या क्या कहेंगे, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हमसे कोई कहे, अगर मुझसे कोई पॉइंट पूछे कि पाई रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक रेडियन कितने के इक्वल, 1 रेडियन कितने के इक्वल आएगा, तो देखो पाई रेडियन था, ध्यान से समझना, तो पाई रेडियन को मैंने ऐसे लिख दिया, पाई इंटू 1 रेडियन, मतलब मैंने पाई को सेपरेट कर दिया, पाई को हटा दिया, अब पाई 22/7 बन चुका है 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर कितना हो गया, 180/पाई डिग्री, क्योंकि वो डिग्री फॉर्म में है, 180 डिग्री है ना भाई, 180/पाई डिग्री हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि एक रेडियन कितने के इक्वल होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो क्या कहेंगे, 180/पाई डिग्री फॉर्म हो जाता है, एक रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना डिग्री, तो 180/पाई डिग्री, बोला कि नहीं पूरा कैलकुलेट करके बताओ, तो कैलकुलेट कर दिया। ये तो हमें याद रखना है, लेकिन 180/पाई करेंगे तो कितना आएगा, एक रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7, तो 7 लिख दिया, बाई 22 कर दिया, तो ये कैंसिल हो जा रहा है 90 बार में, ये हमारे पास 11 बार में, मतलब ये 9 7 जा 63, 630/11 आ रहा है, 630/11 डिग्री। और 630/11 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने 630 को डिवाइड कर दिया 11 से, 11 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 5 8, और यहाँ पर हो गया, और ये आपके पास हो जाएगा 77, और ये आपके पास 3, ये आ जाएगा पॉइंट, और 11 2 22, ठीक है, 57.2 डिग्री के आसपास, मतलब एक रेडियन जो होता है वो 57.2 डिग्री के आसपास होता है। तो अगर हमसे पूरा का पूरा पूछा जाए कि एक रेडियन किसके इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं 57.2 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पहला कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, दूसरा मैंने बताया कि एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, जो कि होता है 57.2 डिग्री के आसपास। अब अगर मैं पूछूं एक डिग्री कितने के इक्वल होता है, तो 180 को मैंने नीचे भेज दिया, तो पाई/180 डिग्री। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड पाई/180 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा आपसे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि 45 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होगा, तो अभी अभी मैंने बताया कि एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई/180 रेडियन, ये बताया था। तो 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 इंटू पाई/180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैंसिल हो जा रहा है, 45 इंटू पाई/180 रेडियन, ऐसे करके लिखेंगे तो कैंसिल हो जाए, कितना बार में बताएं, तो 5 9, और ये यहाँ पर हो गया आपके पास 20,
5 4 20, देखें तो कितना हो गया, π/4 रेडियन हो गया, π/4 रेडियन होगा। तो 45 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, π/4 रेडियन लिख सकते हैं। सिंपली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं π/4। अंडरस्टूड है कि पाई जो है यहाँ पर रेडियन फॉर्म में है, तभी तो पाई की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री बाई 4 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 60 डिग्री कितने के इक्वल होगा, अगर मैं कहूँ 60 डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो 60 इंटू π/180 रेडियन, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, π/3 रेडियन। इस तरह से। अब अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि 2π/3 रेडियन, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2π/3 रेडियन कितने के इक्वल होगा, कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो हमने बताया कि एक रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180/π डिग्री। तो 2π/3 इंटू, और एक रेडियन की जगह पर मैंने लिख दिया 180/π डिग्री, इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। पाई से पाई कैंसिल, ये आपके पास 60 टाइम में, तो 60 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री। तो अगर हमसे कहा जाए कि 2π/3 रेडियन कितने के इक्वल है, तो 120 डिग्री की इक्वल है। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ के बाद से जो फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है, इफ़ द, एक मिनट, इफ़ द arcs of, if the arcs of same length subtend, if the arcs of same length subtends 60 degree and, ऐसे कर देते हैं, if the arcs of same length of two circles subtends 60 degree and 75 degree at their center, then find the ratio, of their radii। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में। तो क्या करना है यहाँ पे कि एक सर्कल है, एक और सर्कल है, दोनों सर्कल का आर्क लेंथ सेम है, मतलब जितना ये लेंथ है उतना ही इधर भी इसका लेंथ है। बट इस केस में, एक वाले केस में 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करा जा रहा है और एक वाले के केस में 75 डिग्री का एंगल सबटेंड करा जा रहा है। तो सबसे पहले 60 डिग्री के कन्वर्ट कर लो रेडियन फॉर्म में, क्योंकि थीटा रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। तो 60 इंटू π/180 कन्वर्ट कर दिया तो π/3, तो 60 डिग्री तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब 75 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं, 75 डिग्री, 75 इंटू π/180, तो अगर मैं देखूँ 15 5 और ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 6 5 3 36, ठीक है, 5 3 15, 12 3 36, 5π/12 ये आ गया। अब हमें पता है कि दोनों का आर्क लेंथ तो सेम ही है। अगर दोनों का आर्क लेंथ सेम है, मतलब अगर ये इसको मैंने L कह दिया तो ये भी L है, तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है, थीटा इज इक्वल्स टू होता है L/R। तो थीटा 1 इक्वल्स टू L/R1 एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू L/R2, क्योंकि दोनों का आर्क लेंथ सेम है। तो यहाँ से R1 निकाल लेते हैं,
R1 निकाल लेंगे तो L बाई थीटा 1 एंड R2 यहाँ से निकाल देंगे तो L बाई थीटा 2। तो हमें R1 बाई R2 निकालना है। R1 बाई R2 हो जाएगा L1 बाई थीटा 1, L1 बाई थीटा 1 और R2 लिखेंगे तो सॉरी L1 के जगह पर L ही रहेगा, L बाई थीटा 1 और R2 की जगह लिख देंगे L बाई थीटा 2। तो ये हो जाएगा L बाई थीटा 2 या थीटा 2 बाई L हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, L से L कैंसिल हो गया। थीटा 2 के जगह पर कितना आया था, तो शायद 5 पाई बाई 12 आया था और थीटा 1 के जगह पर कितना आया था, शायद थीटा 1 के जगह पर कितना डिग्री था भाई, पाई बाई 3 था, तो वो हो जाएगा 3 बाई पाई हो जाएगा क्योंकि नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 ज़ा 12 हो गया तो 5 बाई 4 हो गया। तो R1 और R2 के बीच का जो रेशियो हो जाएगा डैट विल बी 5:4। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये मतलब इजी वाला पोर्शन था, तो ये हमारा बहुत जल्दी बन गया ये सारी चीज़ें। तो मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स में मतलब मैं बोलूँ तो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ था ही नहीं, है ना। ये तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो मैंने बोर्ड्स के हिसाब से आपको मैंने बता दिया है और मुझे लगता है कि इतना आप कर लेते तो दैट इज़ वेरी फेयर इनफ, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व कर ले आप कोई भी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो आप उससे सॉल्व कर लो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे सेंड करो, मैं डेफिनेटली मैं उस जो डाउट होगा आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था वो चीज़ आप मतलब प्लीज़ करें कि जैसे मैंने बोला था कि क्विज़ वगैरह जो है उस चीज़ को अटेम्प्ट करें, आप बिल्कुल उस चीज़ को करें। और जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो पूरा लेक्चर देखें, उस चीज़ को समझें कि कैसे आया है, कहाँ से आया है, प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी आप 11th में हैं और अगर आप 11th में अगर आप टाइम का अगर सही से यूटिलाइज़ करते हैं दैट विल बी मतलब गुड फॉर योर फ्यूचर, है ना। इसलिए क्योंकि ये जो 11th 12th जो चीज़ें होती हैं ना दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर, वो चीज़ आपका फ्यूचर डिफाइन करता है कि आप आगे चल कर के किस तरह से कौन सा प्रोफेशन कौन सा वर्क आप चूज़ कर रहे हैं, और आपका जो माइंड सेट होता है उसी के अकॉर्डिंगली वर्क भी करता है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे, मैं एक आप समझ सकते हैं मुझे आप एक बड़ा भाई समझ सकते हैं। जो भी डाउट होता है प्लीज़ आप मुझसे पूछें, आप मुझसे कनेक्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मुझे लिटरली मुझे डाउट्स सॉल्व करने बहुत मज़ा आता है, और ख़ास करके जो हमारे प्यारे बच्चे उनके डाउट्स रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है कि हाँ हमसे डाउट पूछा गया है और मैं डेफिनेटली उस चीज़ को एड्रेस करता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपने वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो वीडियो को लाइक आप कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट कि और भी मैं वीडियोज़ इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूं, और क्योंकि देखो मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आप सब लोगों को अपना प्यार देते हो इसी तरीके से मुझे भी चैनल को सब्सक्राइब करके बस थोड़ा सा आप अपना जो प्यार है वो उड़ेल दे आप मुझ पर, है ना। चलो थैंक यू सो मच।